सो नाउ सी, लास्ट डे हम ओपन ऑर्गन पाइप तक पढ़ चुके थे और उसका डिस्कशन भी हो चुका था कि ओपन ऑर्गन पाइप में जो है ऑल हार्मोनिक आपके प्रेजेंट होता है, चाहे वो ऑड हार्मोनिक हो चाहे वो इवन हार्मोनिक हो, सारे प्रेजेंट होते थे। आज हम बात कर रहे हैं क्लोज ऑर्गन पाइप की, या इसको कह सकते हो कि स्ट्रिंग जो है हमारी, स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड, एक एंड से आपकी स्ट्रिंग फिक्स हो, दूसरे एंड से क्या हो, खुली हो, है ना। यू कैन से दैट योर स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड एंड ओपन फ्रॉम द अदर एंड। तो देखो, मान लीजिए हमने माना एक पाइप माना, क्लोज ऑर्गन पाइप माना ऐसे, है ना, और इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, एल लेंथ है इसकी, ठीक है। इसकी जो लेंथ है मान लो कितनी है बेटा, एल है, तो ये x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कितना है, x इक्वल टू एल है। तो आपने इसमें वेव जनरेट की, यहाँ से आपने इसमें क्या किया होगा, वेव ऐसे भेजी होगी ऐसे, ये क्लोज एंड पे 2 पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर, 2 पॉइंट मैंने बताए थे कि एट क्लोज एंड हमें क्या मिलता है, नोड मिलता है, और एट ओपन एंड एंटी नोड मिलता है, एंटी नोड। ये श्योर है, मतलब क्लोज एंड पे आपको क्या मिलेगा, एट क्लोज एंड यू गेट नोड और एट ओपन एंड यू गेट एंटी नोड। तो ये वेव यहाँ से गई, इंसिडेंट हुई, टकरा के वापस आ गई, तो यहाँ पे नोड मिल रहा है, क्लोज एंड है, यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, एंटी नोड मिलेगा, क्योंकि ओपन एंड है। समझ में आ रही है ना। देख, क्लोज है, नोड मिलेगा, ओपन है, एंटी नोड मिलेगा। अब देख, यहाँ से x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू एल पे, यानी कि भाई x इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए, x इक्वल टू एल पे डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। दो बातें समझ में आई। आफ्टर सुपरपोजिशन, कल अपन ने देखा था, आफ्टर सुपर इम्पोजिशन दो वेव जब आपस में उनका प्रेम होता है, तो सुपर इम्पोजिशन के बाद जो आपको नई वेव मिलती है 2a, इस तरीके से मिलेगी, कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स बताया था मैंने, y इक्वल टू, कल हमने डिस्कस किया था कि फाइनली यू गॉट अ वेव लाइक दैट, जिसमें ओके आपको y इक्वल टू एक वेव मिलेगी, है ना। कैसी वेव मिल रही है, देखो y इक्वल टू दिस काइंड ऑफ, ओके यू कैन इजीली सी हेयर, y इक्वल टू हमें जो वेव मिल रही है वो ऐसे मिल रही है 2a cos ओमेगा टी साइन के x। अब देखो, x जब 0 रखोगे तो y कितना है, 0 है, जबकि x l रखोगे तो y कितना होना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 2a। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो इसका मतलब है, ध्यान से सुनना फिर से, साइन की जगह के एल रखने पे, यानी कि भैया मेरे सुनिएगा बात को, के साइन के एल की वैल्यू मैक्सिमम है, और कितनी हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू, 1 हो सकती है। इससे बड़ा तो साइन होता नहीं है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा तो साइन हमने कभी देखा नहीं है कि साइन 1 से बड़ा हो। तो इसका मतलब है के एल जो है ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, साइन थीटा 1 कब होता है, साइन 90, ओके साइन 90 के बाद जो ऐसे वाले होते हैं साइन, ठीक है, 2n माइनस 1 बाई 2 बाई, देखो n इक्वल टू 1 रखो, पाई बाई 2, 2 रखो, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, देखो साइन पाई बाई 2 1, 3 पाई बाई 2 1, 5 पाई बाई 2 1, मेरे भाई ये आई बात समझ में। k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा रखेंगे, इंटू एल रखेंगे, तो 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू पाई, 2 इधर चले गया। तो यहाँ से देखिए जो लैम्डा की वैल्यू है ना, अगर मैं ध्यान से समझूँ, लैम्डा नहीं, जो एल यहाँ से ये टर्म आया, के इक्वल टू 2 पाई बाई हमने लैम्डा रख दिया ना, है ना, तो पाई से पाई गया, पाई से पाई चले गया, तो 4l अपॉन कितना आ रहा है, 2n माइनस 1। देखा आपने, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, 4l अपॉन, वहाँ कितनी आई थी
2l/n आई थी, इसमें कितनी आ रही है 4l/2n-1। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले अगर यार मैं बात करूं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, पहला मन फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, या इसको कहते हैं, मैंने बताया था फंडामेंटल हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन मेरे बच्चों ध्यान से सुन लो, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग टू यू, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी π/2 3π/2 यानी कि 2n-1/2 पाई के बराबर होगी ना, तो आपको साइन थीटा 1 मिलेगा। तो थीटा की वैल्यू है, ये थीटा है ना हमारा, तो थीटा की वैल्यू 2n-1/2 पाई। ओके, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, के की जगह 2π/λ रखा, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, यू गेट लैम्डा इक्वल टू 4l/2n-1। अब सुनो, क्या सुनना है सर, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए n बराबर कितना रखते हैं जीवन में, n बराबर सर 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे, n बराबर कितना रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 4l, लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 4l/1। तो न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, न्यू इक्वल टू बताया था v/λ, तो v/4l, इसको कहते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में बच्चों, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो न्यू 1 या न्यू 0 कह सकते हो उसको। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कैसे वाइब्रेशन होगा, देखो ध्यान सुनना, कितनी लंबाई है x = 0 से x = l, l लेंथ में l बराबर λ/4 आएगा, तो यानी कि एक पूरी वेव जो है, फिर से सुनो, एक पूरी वेव का क्वार्टर 1/4 आएगा, तो पूरी वेव होती है ऐसे ही, तो इसके अंदर केवल क्वार्टर इतना वेव आएगा। देखो ये देखो केवल एक क्वार्टर आएगा, यहां से जाएगा टकरा के वापस आ जाएगा, इट्स 1 क्वार्टर। ओके, तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कहलाता है, इसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है क्लोज ऑर्गन पाइप में, कितना आया v/4l, v है स्पीड। अच्छा जी आगे चलते हैं, ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टूड, कॉपी इट, नोट इट डाउन, यू गेट योर आंसर। दूसरा सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ध्यान सुनना, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए n बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो लैम्डा इक्वल टू 4l/3 आ जाएगा, तो न्यू बराबर आ जाएगा 3v/4l, 3v/4l, यानी कि 3/4 वेव, l बराबर 3/4 लैम्डा, 3/4, पूरी वेव अभी नहीं आई, 1/3 ऑफ अ वेव, 1/3 ऑफ अ वेव क्या होता है, दिस इज द 1/3 ऑफ अ वेव, ये 3/4 ऑफ अ वेव, सॉरी 3/4 ऑफ अ वेव, पूरी वेव अभी नहीं आई, तो x = 0, x = l। तो इसमें क्या मिल रहा है, पहली कंडीशन में देखो आपको एक नोड मिल रहा है, एक एंटी नोड मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है, दो एंटी नोड मिल रहे हैं, दो एंटी नोड मिल रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे। बाउंड्री नोड को कंसीडर करने के बाद, बाउंड्री नोड को कंसीडर करने के बाद 2 नोड 2 एंटी नोड, ध्यान रखने के लिए आसान बता रहा हूँ, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक नोड एक एंटी नोड, पूरी बाउंड्री नोड को भी कंसीडर करोगे। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आ रहा है समझ में, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक नोड एक एंटी नोड, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक नोड मिल रहा है, ठीक है, दूसरा भी नोड मिल रहा है, बट फ्रीक्वेंसी देख रहे हो 3v/4l आता है, तो इसके कहते हैं थर्ड हार्मोनिक, ठीक है, दिस इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक
फर्स्ट हार्मोनिक था, फिर थर्ड आ रहा है, सेकंड नहीं आ रहा है, सेकंड हार्मोनिक नहीं उत्पन्न हो रहा है। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखो, n इक्वल टू 3 रखो तो न्यू बराबर आ जाएगा 5v/4l, यानी कि फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। अरे वाह, थर्ड मिला फिर पांचवा मिला, फर्स्ट मिला थर्ड मिला पांचवा मिला, यानी कि ऑड हार्मोनिक आ रहे हैं। केवल कौन से हार्मोनिक जनरेट हो रहे हैं? ऑड। इवन हार्मोनिक आर नॉट देयर प्रेजेंट। ठीक है, तो एक पूरी वेव आएगी, ओके, एक पूरी वेव आएगी और ऐसा होगा, ये एक पूरी वेव आएगी बाबू, ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू एल। तो 3 1 2 3 नोड, 3 क्या मिल रहे हैं? नोड। 3 क्या मिल रहे हैं? नोड। देखो 1 2 3 नोड, 1 2 3 एंटी नोड। तो नोड और एंटी नोड पैरेलली बढ़ते जा रहे हैं, पैरेलली नोड और एंटी नोड आपको मिलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब आप कह सकते हो सर, इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, सर इन क्लोज ऑर्गन पाइप ओनली ऑड हार्मोनिक, ओके, आर प्रेजेंट, ओनली ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट। जबकि कल आपने देखा था ओपन ऑर्गन पाइप में, इफ़ यू हैव अ ओपन ऑर्गन पाइप, उसमें क्लोज हार्मोनिक एज वेल एज उसमें ऑड एज वेल एज इवन हार्मोनिक दोनों प्रेजेंट थे। पर यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे केवल और केवल ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसको ध्यान रखिएगा, ओके, इसको ध्यान रखना है। सो नाउ यू अंडरस्टूड कि ये होता है इसमें, है ना। अब आपको पोजीशन ऑफ नोड बतानी है कि नोड्स कहाँ कहाँ पर मिलेंगे। देखो नोड्स मिलता है x इक्वल टू 0, है ना, फिर मिलता है 2l/2n-1, 4l/2n-1, 6l/2n-1, सेम है जैसे वहाँ पे मिलता था। और एंटी नोड, पोजिशन ऑफ एंटी नोड अगर देखें तो एंटी नोड की पोजीशन जो है आपको देखनी पड़ेगी l/2n-1, 3l/2n-1 और 5l/2n-1। ऑड जगह पे, ये इवन जगह पे मिलता है और ये कहाँ पे मिलता है? ऑड जगह पे। कभी कभी क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है तो इंश्योर कर लेना कि सर आप यहाँ से क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो दो बातें आपने समझी, ओपन ऑर्गन पाइप पढ़ा आपने और दूसरा पढ़ा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पढ़ी आपने, है ना, v/2l थी। इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पढ़ी v/4l थी। फिर इसमें देखिए केवल ऑड हार्मोनिक थे, इसमें देखे तो इवन एंड ऑड दोनों तरीके के हार्मोनिक प्रेजेंट थे। तो आपको यहाँ से एक अच्छा खासा आइडिया मिला कि सर इस तरीके के चीज़ें आगे को चल रही होती है। तो यहाँ से आपने सवालों को करना स्टार्ट किया
और फिर आपको चीज़ें समझ में आने लगी धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आई कि अच्छा ये होता है। अब होता है तो ये कौन सा, अब देखो सुपरपोजिशन में मैंने 3 फिनोमिना आपको बताए थे। पहला बताया था इंटरफेरेंस, दूसरा बताया था स्टैंडिंग वेव, और तीसरा जो बताया था, है ना, दूसरा क्या बताया था भाई, स्टैंडिंग वेव बताया था। ओके एवरीवन, और देखो इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव, है ना, इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव, एंड फाइनली आपको जो बताया था वो किसके बारे में बताया था, बीट्स के बारे में। 3 चीज़ें ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। इंटरफेरेंस डिस्कस कर चुके हैं, स्टेशनरी वेव डिस्कस कर चुके हैं, और जो फाइनली हम डिस्कस करने वाले हैं बीट्स। तो आपको समझाया था कि व्हाट इज बीट, है ना, व्हाट इज बीट एंड हाउ इट गोइंग टू स्टार्ट। बीट क्या होती है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। बीट इन जनरली कहाँ पे स्टार्ट होती है, जब आप म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बात करें, जहाँ पे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है एक साथ वाइब्रेट करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन जब होता है ना, सिंक्रोनाइजेशन जब होता है अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में, तो वो बीट्स का एक फिनोमिना है। ठीक है, तो बीट्स अलग अलग होती है, बीट फ्रीक्वेंसी आपको मैच पकड़नी पड़ती है, बीट पकड़नी पड़ती है, मतलब एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को वहाँ पे कैच करना पड़ता है। तो उससे इंटेंसिटी में क्या आता है, वेरिएशन आता है ना, आपको अलग अलग जगहों पे नोड और एंटी नोड मिलते हैं। ओके, द रेगुलरली जो इंटेंसिटी है वो वाइब्रेशन होती है, उसमें मतलब चेंजेज आते हैं, तो उसको बीट्स कहा जाता है। तो बीट्स का मतलब है कि व्हेन टू वेव ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, है ना, सुपर इम्पोज, है ना, तो करस्पॉन्डिंग क्या होगा, सुपर इम्पोज। तो इस वजह से जो इंटेंसिटी है रिजल्टेंट वेव की, राइज एंड फॉल इन रेगुलर इंटरवल, है ना, द इंटेंसिटी ऑफ वेव, सुपर इम्पोज वेव, राइज एंड फॉल रेगुलरली, तो इसको हम कहते हैं बीट्स जनरेट हो रही है। हम इसको क्या कहेंगे सर, इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या जनरेट हुई, बीट्स जनरेट हुई, क्योंकि रेगुलरली राइज और फॉल अगर हो रहा है, ठीक है, अगेन टेलिंग यू कि रेगुलरली फ्रीक्वेंसी में राइज और अगर फॉल हो रहा है, तो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको समझना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड योर बीट फ्रीक्वेंसी, है ना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बीट। तो 2 वेव मान लो, है ना, 2 वेव हम कंसीडर कर सकते हैं। है ना, एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमारा जो दिमाग होता है, मनुष्य का जो दिमाग होता है, वो बड़ा अजीब सा विचित्र सा प्राणी है। क्यों विचित्र सा है, देखो ध्यान से। हमारे माइंड में कोई भी साउंड जो है कम से कम 1/10 ऑफ सेकेंड, 1 सेकेंड के 10वें हिस्से के लिए परसिस्टेंस करता है, रहता है। ठीक है, तो अगर 2 साउंड, मतलब एक साउंड हमारे दिमाग में आया, हमने एक साउंड हमारे पास पहुंचा, हमारे एयर ने डिटेक्ट किया, दिमाग तक पहुंचा, तो 1/10 सेकंड से पहले 1/10 सेकंड से पहले 1/10 सेकंड मतलब 0.1 सेकंड से पहले, है ना, 1/10 ऑफ सेकंड मतलब इतने सेकंड से पहले अगर कोई दूसरा साउंड आपके कान तक पहुंच जाए, है ना, इससे पहले अगर कोई दूसरा साउंड आपके कान तक पहुंच जाए, ठीक है बच्चों, तो आप उन दोनों साउंड को अलग अलग नहीं कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कि ये किसका साउंड है, ये किसका साउंड है, समझ रहे। तो ये मतलब
क्योंकि दोनों मिक्स हो जाएंगे अंदर, तो आप फिर ये नहीं बता पाओगे कि ये पहले का साउंड है। ठीक है, तो अगर कोई बहुत तेज 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 बोल रहा है, तो बहुत ही फास्ट अगर बोले तो आप सुन ही नहीं पाते हो ना, क्योंकि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो चीज़ों को। तो सेम यही चीज़ें यहाँ पे भी हो रही है। ओके, तो दो यहाँ पे सोर्स है y1 और y2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हैं। देखिए, तो दोनों से जब वेव जनरेट हुई तो नई वेव मिलेगी y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। ऑब्वियसली सर, नई वेव जो मिलेगी वो क्या मिलेगी भैया, y इक्वल टू क्या मिलेगी, वाई वन प्लस वाई टू। तो जो फाइनली जो सुपर इम्पोजिशन के बाद आपके पास घटना है, आप ऐड कर लीजिए a साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t, a साइन ओमेगा 1t ओमेगा 2t। तो दो वेव हैं, दोनों के करस्पॉन्डिंग परसिस्टेंसली आपको ये कंडीशन यहाँ पे मिली, y इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t। अब आप साइन a प्लस साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 2a कॉस c माइनस डी होता है तो बाई 2 होता है ना, बाई 2 होता है। तो ओमेगा की जगह 2, ओमेगा की जगह ओमेगा है ना, तो ओमेगा की जगह हम लिख देते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 2a साइन क्या बन जाएगा, पाई n1 माइनस n2t, यानी कि न्यू 1 माइनस न्यू 2t साइन c माइनस साइन d, और फिर कॉस c माइनस डी और साइन c प्लस डी, तो n1 प्लस n2t। तो ये पूरी फाइनली इन दोनों के सुपर इम्पोजिशन से वेव मिली। क्या होता है, साइन c प्लस डी का फॉर्मूला 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, तो लगा दिया यहाँ पे। तो आपको एक नई वेव जनरेट हो रही है ना, यू गेट अ न्यू वेव हेयर। ओके, यू गॉट अ न्यू वेव हेयर, आपको एक नई वेव मिली इन दोनों के सुपर इम्पोजिशन से बच्चों। ओके, ये देखो y1 और y2 के सुपर इम्पोजिशन से एक नई वेव मिली, y इक्वल टू 2a कॉस n1 माइनस n2 पाई इंटू डी साइन n1 प्लस n2, n मतलब फ्रीक्वेंसी या न्यू कह दो, न्यू 1 है ना, क्या मिली बताओ, y इक्वल टू 2a कॉस न्यू 1 माइनस न्यू 2 पाई इंटू टी साइन न्यू 1 प्लस न्यू 2 पाई इंटू टी, ऐसी वेव मिली। तो ये जो पूरा टर्म है रिजल्टेंट वेव है, तो इस पूरे टर्म को एम्पलीट्यूड कह दो, दिस होल टर्म इज एम्पलीट्यूड। तो a साइन न्यू 1 प्लस न्यू 2 इंटू पाई इंटू टी, एक नई वेव मिल गई आपको। ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। दिस इज कॉल्ड द बीट्स एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। ओके, दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ए जो है हमारा, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन है, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो है, तो नई वेव के लिए एम्पलीट्यूड जो है y क्या मिला है, साइन n1 प्लस n2 इंटू पाई इंटू टी। तो जो a है बच्चों वो आपको मिला है 2a कॉस पाई n1 माइनस n2 इंटू टी, 2a कॉस पाई n1 माइनस n2 इंटू टी। ये किसकी वैल्यू मिली है समझ गए, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो a की कहीं पे मैक्सिमम वैल्यू होगी और कहीं पे क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। a कहीं पे +1 होगा और a कहीं पे -1 होगा। ठीक है, दो वैल्यू हो सकती है। तो दो मैक्सिमा मिनिमा जो बनेंगे, ठीक है, दो कॉन्जुगेटिव आपके पास मैक्सिमा बनेंगे जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या कहीं पे मिनिमम होगी, तो उसको एक कंप्लीट बीट कहा जाता है। दो कॉन्जुगेटिव मैक्सिमा को एक बीट कहा जाता है। तो यहां से जो ये टर्म है न्यू 1 माइनस न्यू 2 या n1 माइनस n2, इसको कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है इसको। तो बीट फ्रीक्वेंसी होती है n1 माइनस n2, या इसको न्यू 1 माइनस न्यू 2 कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस।
दो वेव है, ओके। तो दो वेव की, जस्ट वेट अ मिनट, तो जो वेव है दो हमारे पास, उनकी फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को, उनकी फ्रीक्वेंसी के बच्चों डिफरेंस को क्या कहा जाता है? बीट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है। दो वेव जो मिल रही है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है ना, उसको हम कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी, ओके। तो न्यू वन n1 माइनस n2, या यहाँ पे लिखा है न्यू वन माइनस न्यू टू, दिस टर्म, दिस होल टर्म, ओके, दिस होल टर्म इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। तो दो कॉन्जुगेटिव बीट के बीच में बीट टाइम, अगर दो कॉन्जुगेटिव बीट के बीच में टाइम देखें तो 1 फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, ये होता है टाइम बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव बीट्स। दो बीट जनरेट हुई है ना, दो कॉन्जुगेटिव बीट्स के बीच में जो टाइम डिफरेंस होता है वो होता है 1/ν1 माइनस ν2, और जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है n1 माइनस n2 के बराबर। ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, बीट फ्रीक्वेंसी। आप यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट ऑल्सो, ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है उसका एक्सपेरिमेंट भी आप इसको कर सकते हो, है ना। ट्यूनिंग फॉर्क वाला जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, वो एक्सपेरिमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हो भाई। ओके, सो दिस टर्म इज कॉल्ड योर बीट फ्रीक्वेंसी एंड बीट टाइम। यहाँ से मिला है, देखो ये दो कॉन्जुगेटिव बीट्स के बीच का जो समय होता है दैट इज कॉल्ड बीट टाइम, और बीट फ्रीक्वेंसी मतलब इन दोनों का डिफरेंस, ओके। अब क्या काम आता है इसमें? ये एक्चुअली बीट का जो फिनोमिना है हमारे पास, हम बीट का फिनोमिना इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये काम आता है अननोन फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए। दो सोर्स है, मतलब कोई फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो किसी भी अननोन फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए आप किसका यूज करते हो? बीट्स का यूज करते हो, समझ रहे हो। टू फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी वी यूज, कोई सोर्स है वाइब्रेट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको नहीं पता है, मान लीजिए उसकी फ्रीक्वेंसी आपको नहीं पता है, तो आप यूज करते हो बीट्स का फिनोमिना। यू यूज द बीट फ्रीक्वेंसी, यू कैन यूज द बीट फ्रीक्वेंसी, ओके। तो बीट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बीट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में कितनी बीट प्रोड्यूस हो रही है, तो x बराबर n1 माइनस n2। अगर आपको n2 नहीं पता है, बीट फ्रीक्वेंसी पता है, तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले से n1 की वैल्यू निकाल सकते हो या n2 की वैल्यू निकाल सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू माय डियर, ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो इसको कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, है ना। इसके सारे क्वेश्चंस हम एक साथ करेंगे, वी डू ऑल द